सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में इसरो ने किस देश की AST स्पेस मोबाइल जो कंपनी है इसके 6500 किलोग्राम वजनी ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है, लॉन्च करेगा ये। तो किस देश का है ये? आंसर होगा अमेरिका। तो भारतीय स्पेस एजेंसी है इसरो, ये अमेरिका की एक कंपनी है AST स्पेस मोबाइल, और इसी का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है जिसका नाम है ब्लू बर्ड, जो कि 6500 किलोग्राम वजनी है। इसी को इसरो लॉन्च करेगा। कहां से लॉन्च करेगा? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस रॉकेट से लॉन्च करेगा ये पूछेंगे तो LV-M3 रॉकेट से, या इसी को GSLV Mk3 रॉकेट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही भारत और अमेरिका यानी कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और अमेरिका की जो है नासा, तो इसरो और नासा ने मिलकर के निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसे भारत से ही लॉन्च किया गया था। निसार का मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, और भारत से इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया था ये जरूर याद रखना, GSLV F-16 से। एक स्पेडेक्स मिशन आपको याद आया होगा। स्पेडेक्स का मतलब हो गया स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये भारत का 99वां मिशन था, 99 नंबर का, और इसे हमने किस रॉकेट से लॉन्च किया था? PSLV C-60 से। फिर हमारा जो 100th नंबर का जो मिशन था उसमें हमने लॉन्च किया था NVS-02 सैटेलाइट को, ये हमारा ही नेविगेशन सैटेलाइट है, और किस रॉकेट से? GSLV F-16 से। अच्छा एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले मैं इसरो के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1969, हेडक्वार्टर बंगलुरु। चेयरमैन है वी नारायणन, 11वें नंबर के बने थे। मोटो स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। अब कुछ स्पेस से संबंधित, इसरो से संबंधित प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कराऊंगा। अभी दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन क्षमता का प्रोपेलेंट मिक्सर ये लॉन्च किया था इसरो ने। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट, इसको अभी लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? एक हमारा स्पेस स्टार्टअप है दिगंतारा, बंगलुरु का स्पेस स्टार्टअप है, उसी ने लॉन्च किया था। और इसरो के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहां पर? श्री S रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर को शुरू किया IIT मद्रास में। इसरो के द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। ये दोनों 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर है, और ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास था। इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों स्पेस एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप आइरिस को लॉन्च किया IIT मद्रास के साथ मिलकर। इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया था, और निसार सैटेलाइट ये मैंने आपको बता ही दिया, GSLV F-15 से हमने लॉन्च किया था। उसके अलावा भी इसरो ने कहां पर होप मिशन सेटअप भी स्थापित किया? लद्दाख में, लद्दाख की तसोकार घाटी में। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहां 829 किलोमीटर के मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड को प्रमाणित किया है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी विश्व मौसम संगठन यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 829 किलोमीटर लंबी बिजली की चमक को नया विश्व रिकॉर्ड घोषित किया है। इसने इसे मेगा फ्लैश लाइटनिंग घोषित किया है। मतलब ये अब तक की सबसे लंबी बिजली की चमक है। और कहां पे चमकी थी और कब? तो 22 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में, अमेरिका के टेक्सास में। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना होती है 1950 में। इसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला अल मेंडोस, UAE से हैं ये। और इसी तरह से भारतीय मौसम विज्ञान संगठन की, इंडियन मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1875 में। और स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहां पर था? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, याद रखना, कोलकाता में। अभी आपको मिलेगा नई दिल्ली में। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय महापात्रा, जिन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इसमें इन्हीं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये है कि अमेरिकन मेटेरोलॉजिकल सोसाइटी ने अभी मृत्युंजय महापात्रा को आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला के शी लीड्स सेकंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण अभी कहां पर हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी यूनाइटेड नेशन वुमेन्स इंडिया ने भारत में महिलाओं की सार्वजनिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यशाला शुरू की है, कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका नाम है शी लीड्स सेकंड। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
महिलाओं को नेतृत्व भूमिका निभाने के लिए जरूरी कौशल, मार्गदर्शन और मंच उपलब्ध कराना। ये इसका दूसरा संस्करण था जो हुआ कहाँ पे आयोजित, नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया अन्नपूर्णा देवी ने, जो कि हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अच्छा, इसी तरह से महिलाओं से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न है। आप देखो, अगर बात करते हैं समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की थी सर्बानंदा सोनोवाल जी ने, हमारे शिपिंग मंत्री हैं ये। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF की अधिकारी बनी थी गीता सामोता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला बनी थी छोंगिंग अंगमो, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है। यूनाइटेड नेशन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? डांगेती जानवी, आंध्र प्रदेश से हैं। दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू करने की घोषणा की दिल्ली ने। और शक्ति श्री कार्यक्रम ये उड़ीसा में शुरू हुआ। उद्देश्य है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। और अभी 14वां UEFA वुमेन्स यूरो कप 2025 जो स्विट्जरलैंड में हुआ था, इसको इंग्लैंड ने जीत लिया स्पेन को हरा करके। तो महिलाओं से संबंधित ये सब करंट अफेयर्स के प्रश्न इसमें आ गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व शेर दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। तो हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य शेरों की घटती आबादी और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। और इसी तरह से एक टाइगर डे हम मनाते हैं, विश्व बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। वो कब होता है? वो 29 जुलाई को होता है, ये है लायन डे। और वैसे 10 अगस्त को एक और दिवस होता है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस। जैव ईंधन ये पौधों से या पशु अपशिष्ट के बायोमास से प्राप्त होता है जैव ईंधन, और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस हम मनाते हैं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस। याद रखना कब? 10 अगस्त को। ये 10 अगस्त को 2 दिवस हो गए। चलो एक बार फिर से अभी तक अगस्त के जो भी दिवस हमने मनाए मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो 1 अगस्त को 4 दिवस हम मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। बाकी 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को महाराष्ट्र ने MS स्वामीनाथन जी की जयंती को सतत कृषि दिवस मनाया। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है और भाला फेंक दिवस भी। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, अगस्त क्रांति दिवस या क्विट इंडिया मूवमेंट डे बोल दो। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो अगस्त के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य के भालुकोना जमनी डी ब्लॉक में निकल, तांबा, प्लेटिनम समूह तत्व के भंडार की खोज हुई है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में भालुकोना जमनी डी ब्लॉक में निकल, कॉपर, प्लेटिनम समूह तत्वों के भंडार की खोज हुई है। निकल मतलब Ni, कॉपर मतलब Cu और प्लेटिनम को Pt लिखेंगे। तो इसके समूह तत्वों के भंडार मिले हैं, कहां पर? छत्तीसगढ़ में मिले। अच्छा, इसी तरह से अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील के महगवा और केवलारी क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क भंडार की खोज भी की है। लेकिन इस प्रश्न में हमारा उत्तर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ ले चलता हूं मैं आपको। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर हो गई है, गवर्नर है रमन डेका और मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ से रिवाइज कराऊं मैं। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना था। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना यहाँ शुरू हुई थी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ में है, इसको यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी 2024 के लिए दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को। हिंदी लेखक के छत्तीसगढ़ से हैं। डोकरा कलाकृतियों का संबंध ये छत्तीसगढ़ से है, न्यूज में था क्योंकि मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया था, इसलिए। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट ये किस राज्य में बनेगा? छत्तीसगढ़ में। पॉलिमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बनाएगी। इसके अलावा देश के पहले AI आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी गई थी नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। ऑपरेशन संकल्प के तहत सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मार गिराया था। भारत का पहला AI केंद्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कहां पर शुरू होगा? नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में ही।
तो छत्तीसगढ़ से इस वर्ष ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में केरल व तमिलनाडु की संयुक्त गणना में कितने नीलगिरी तहर दर्ज किए गए? तो आंसर होगा 2668। तो अभी केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी तहर की गणना की गई, जिससे पता चला कि इन दोनों राज्यों में मिला करके टोटल नीलगिरी तहर कितने हैं? 2668 हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केरल में है, कितने? 1365 है, और तमिलनाडु में 1303 है। और इनमें भी अगर बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पर मिले, तो जो ए रविकुलम नेशनल पार्क है जो केरल में है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए गए 841। ये जो नीलगिरी तहर है, याद रखना, ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है, और ये IUCN की रेड डेटा बुक में लुप्त प्राय यानी कि एक्सटिंक्ट कैटेगरी में शामिल है, लुप्त प्राय सूची में शामिल है। और अभी इसकी गणना की गई केरल और तमिलनाडु में मिला करके, तो कितने आया नंबर? 2668। अच्छा, अब यहाँ पे इसी तरह से कुछ और डेटा, जानवरों से ही संबंधित कुछ और डेटा वाले प्रश्न थे, या एनिमल से संबंधित ही कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। एक आपको याद होगा, देश का पहला बायो बैंक ये कहां पर शुरू हुआ था? दार्जिलिंग चिड़ियाघर में, जो पश्चिम बंगाल में है। इसी को पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। इस बायो बैंक को फ्रोजन जू के नाम से भी जाना जाता है। अभी तेंदुआ रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि भारत में टोटल कितने तेंदुए हैं, लेपर्ड है, तो 13,874 है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, 3,907। पंजाब सरकार किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य की पहली तेंदुआ सफारी स्थापित करेगा? झज्जर में जो बचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर। किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया था? बंगलुरु को, यहाँ पर है 85। एशियाई शेर की वर्तमान में सर्वाधिक आबादी भारत के गुजरात राज्य के गिर नेशनल पार्क में मिली है, कितनी है? 891। और ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कौन स्थित है? गिर नेशनल पार्क। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। स्नो लेपर्ड की बात करें, हिम तेंदुए, भारत में कितने हैं? 700 हैं। सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको लद्दाख में, 477। और टाइगर की बात करें, भारत में कितने हैं? 3682 है। सबसे ज्यादा मिलेंगे मध्य प्रदेश में, 785। उत्तर प्रदेश में सारस की जो गणना हुई थी वो कितने हैं? 19,918। लेपर्ड तेंदुए कितने हैं भारत में? 13,874 है। ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, वैसे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। और ये जो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये न्यूज में रहा था क्योंकि ये भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया, ये आपको मिलेगा केरल में। इसके अलावा याद रखना, किस एक्सप्रेस वे पर भारत का सबसे लंबा पशु वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर बना है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर, जो कितना लंबा है? 1.2 किलोमीटर। और अभी एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी थी, वत्सला नाम था, और इसका भी मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया। 100 वर्ष से ज्यादा इसकी आयु थी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको रिवीजन करवाया ना करंट अफेयर्स, वो सारे पशुओं से ही संबंधित ये करंट अफेयर्स थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30वां सत्र कहां पर हुआ? तो आंसर होगा जमैका। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इसका भी 30वां सत्र आयोजित हुआ। 30वां सेशन, 30वीं बैठक आप कह दो। ये भी कहां पर हुई? किंगस्टन जमैका में। और इस बैठक में ये घोषणा की गई कि अब से हर साल 1 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय गहरा समुद्र तल दिवस, इंटरनेशनल सी बेड डे के रूप में मनाया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनेगा, इसको भी ध्यान में रखना कि अंतरराष्ट्रीय गहरा समुद्र तल दिवस, इंटरनेशनल सी बेड डे, ये कब मनाया जाएगा? 1 नवंबर को। और ये जो दिन है, ये गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित होगा। बाकी यहाँ पे हम इसकी बात करें अगर अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण की, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की, इसकी स्थापना होती है 1994 में। हेडक्वार्टर यहीं पर है, किंगस्टन जमैका में, जहाँ पे अभी इसकी 30वीं बैठक हुई। इसके सदस्य देश हैं 168, भारत भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी है। और इसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय जल में निर्जीव समुद्री संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग की देखरेख के लिए की गई थी। और इसी का भी 30वां सत्र हुआ किंगस्टन जमैका में, जहाँ पे इसका मुख्यालय है। यहाँ पे कुछ और सम्मेलन, कुछ और समिट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, देखना जरा। एक तो याद रखना भी 150वां जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट है, ये अभी उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये प्रश्न एग्जाम में आया भी है। और नाटो समिट अभी 2025 में हुआ है नीदरलैंड में। पहला आसियान भारत क्रूज वार्ता हुआ चेन्नई में। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन मानेसर गुरुग्राम में हुआ, जहां पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम के रूप में चुना गया था लखनऊ को, फिर पुणे को और इंदौर को। एशियाई राज्यों की 23वीं
रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक हुई नई दिल्ली में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक रांची झारखंड में हुई। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन ये अभी विशाखापत्तनम में हुआ। और सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। और समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ। और अभी तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज, इसका आयोजन तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में हुआ। अब कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसका इंग्लिश वाला पार्ट भी मैंने इसके पीछे लगा दिया है, तो वो इंग्लिश वाला पार्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। बाकी मुझे तो हिंदी आती है, तो मैं जो रीड करूंगा, जो आपको पढ़ाऊंगा, वो हिंदी वाली शीट को लेकर के ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी वैसे लगा मैंने इंग्लिश वाला पार्ट भी दिया है पीछे। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलनों के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए भी ऑपरेशन सहयोग कहां पर चलाया, तो आंसर होगा मणिपुर में। तो अभी भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स ने मिलकर के मणिपुर में भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग से प्रभावित गांवों की सहायता के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, उसका नाम है ऑपरेशन सहयोग। तो इस अभियान का उद्देश्य है प्रभावित गांवों में आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाना, खासकर उन गांवों में जो भूस्खलन के कारण कट गए हैं। अब इसी तरह से कुछ और ऑपरेशंस जो इस साल हमने चलाए वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अच्छा, असम राइफल से 2 पॉइंट याद रख लेना, इसका मुख्यालय शिलोंग में मिलेगा आपको, शिलोंग मेघालय में। ये भारत का सबसे पुराना सशस्त्र बल है। अब जो ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ वो देखो, ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाया। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चलाया। ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया। ऑपरेशन हॉक सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को समाप्त करने के लिए चलाया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमला किया हमने। उसके अलावा ऑपरेशन केल्लर दक्षिण कश्मीर के शेपिया में केल्लर के घने जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान था। ऑपरेशन संकल्प सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मारा। इसके तहत ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन ने रूस पर गुप्त ड्रोन हमला किया। ऑपरेशन गोस्ट सिम इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर चलाया नकली सिमों के खिलाफ, नकली जो सिम आती है उसके खिलाफ। ऑपरेशन राइजिंग लायन जो इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर जो हमला किया था, उसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। और उसी के बदले में ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया था उसे कहा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। फिर ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए हमने चलाया ऑपरेशन सिंधु। फिर अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। फिर ईरान ने कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है उस पर हमला किया, उसको नाम दिया ऑपरेशन बशायर अल फत। और ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई ने इसके तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भांडाफोड़ किया। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट उद्देश्य था पाकिस्तान के द्वारा इलीगल लाए जा रहे सामानों को रोकना। ऑपरेशन मैडमैक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस ऑपरेशन के तहत 4 महाद्वीपों में चल रहे वैश्विक ड्रग तस्करी गिरोह को ध्वस्त करना। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में शुरू हुआ था, फर्जी संतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास हमारी सेना ने एक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया था, तीन आतंकवादी मारे थे इसमें। ऑपरेशन शिव शक्ति घुसपैठ विरोधी अभियान है, ये जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में चलाया गया था। तो इस साल ये सारे ऑपरेशन हमने पढ़े, मैंने आपको रिवाइज करा दिए एक साथ, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किसमें विलय हो गया, तो आंसर होगा सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। तो भारत का सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का एक बैंक है ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, और अभी आरबीआई ने इसे देश के सबसे बड़े शहरी सहकारी बैंक सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में विलय मर्जर को मंजूरी दे दी है। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये एक सहकारी बैंक है जिसमें इसका विलय उसमें हो गया, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का विलय सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में हो गया जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अच्छा, बैंकिंग वाला प्रश्न है, बैंकिंग से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, अगर पूछे किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया, नई दिल्ली। भारत की पहली समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये बनी है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, हेड है टी के रामचंद्रन।
जो कि शिपिंग मंत्रालय में सचिव हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। और याद रखना, सागरमाला कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? मार्च 2015 में। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष ये बनाया गया जू जियाई को। ये चाइना से हैं। ये अपना पद संभालेगी जनवरी 2026 से। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? जिन लिकन है। और एक फिनटेक कंपनी है स्लाइस, और इसने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा को, अभी ब्रांच को लॉन्च किया। कहां पर? बेंगलुरु में। मशरेक, ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना था? यूनाइटेड अरब अमीरात। और आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बना? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो ये बैंकिंग से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न लेटेस्ट मैंने आपको रिवाइज कराए। आपको इसमें से कितने प्रश्न आते थे ये खुद ऑब्जर्व करना। बाकी रिवीजन तो हमने कर ही लिया, और रिवीजन करना जरूरी है, वरना आप चीजों को पढ़ लोगे, टाइम पे रिवाइज नहीं करोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि भूल गए हो, और एग्जाम में भी ऐसे ही होगा। तो वैसे तो इसके लिए मैं क्विज तैयार करता हूँ एमसीक्यू फॉर्मेट में अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो क्विज आप लगाते रहें। बाकी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का भी 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आंसर होगा म्यांमार। तो अभी म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे यू मिंट स्वे। इनका भी 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे म्यांमार में फरवरी 2021 में ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। उससे पहले वो वहां पर उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। और म्यांमार की बात करते हैं तो ये रहा मैप में म्यांमार, इसे बर्मा के नाम से भी जानते हैं। और ये भारत के 4 राज्यों से सीमा लगाता है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कैपिटल नेपिटो हो गई, करेंसी हो गई म्यांमार क्यात, और नए प्रधानमंत्री अभी बने थे न्यू सॉ। और म्यांमार को गोल्डन पैगोडा कंट्री भी कहते हैं। पैगोडा का मतलब होता है बौद्ध मंदिर, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध मंदिर हैं जो सोने से ढके हुए हैं, इसीलिए गोल्डन पैगोडा कंट्री कहते हैं इसको। और हमने पढ़ा था भारत और म्यांमार की सीमा पर तारबंदी होगी, तो पूछ सकता है एग्जामिनर भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा है लंबाई कितनी है उसकी? तो 1643 किलोमीटर, ये ध्यान में रखना। सितवे पोर्ट आपको म्यांमार में मिलेगा, भारत ऑपरेट कर रहा है इसको। और अभी चाइना ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार ये तैनात किया था म्यांमार में ही। LPR का मतलब लार्ज फेस्ड एरे रडार। ये भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है। उसके अलावा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। अब 3 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, म्यांमार से संबंधित हैं। पूछा था इरावदी नदी कहाँ पर है? तो ये आपको म्यांमार में मिलेगी, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। और सान का पठार भी एग्जाम में पूछा गया, ये भी आपको मिलेगा म्यांमार में। और अराकन योमा पर्वत ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी आपको मिलेगा म्यांमार में। इसे राखीन पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक जरूर कर देना यार। और क्विज के बारे में मैंने आपको बता दिया, मिलेगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और डायरेक्ट उसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। PDF टेलीग्राम पे मिल जाती है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी इसका सफल परीक्षण किया, नाम क्या है? रुद्रस्त्र। लंबाई है 4.5 किलोमीटर। फिर पूछा, शाइन पहल किसने शुरू की? ICMR। और भारत का पहला iSTEM उत्प्रेरक केंद्र ये कहाँ पर स्थापित हुआ या शुरू हुआ? NIT कलिकट में। भारत को किस देश के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में चीफ गेस्ट चुना गया? तो कोलंबिया। फिर पूछा, बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं गौरव बनर्जी। और IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया? पटना। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शीर्ष निर्यातक राज्य ये कौन सा रहा? गुजरात। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 9 अगस्त को। और किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन विकसित की है? लोकेश माइंस लिमिटेड हैदराबाद की है। और आखिरी प्रश्न था कि अभी पोलैंड में जो अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में महिलाओं की जो भाला फेंक स्पर्धा हुई, इसमें अन्नू रानी ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया, किस देश ने? तो आंसर होगा मॉरिशस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।